दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का मॉड्यूल बी का यूनिट 7। यूनिट 7 है हमारा बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग किस बेसिस पर किया जाता है। देखिए, द अकाउंटिंग framework is based on certain elements. The accounting framework is based on certain element on the basis of which the statements are prepared, which are particularly known as concepts or principles or rules. देखिए, अकाउंटिंग का जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है कुछ एलिमेंट्स पर बेस्ड है, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। उनके बेसिस पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। जो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करते हैं, चाहे वो जनरल है या हमारा बैलेंस शीट है या प्रॉफिट लॉस है, ये कुछ फ्रेमवर्क जो एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस पर तैयार किए। इन्हीं एलिमेंट्स को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट कह लो या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह लो या अकाउंटिंग रूल कह लो। यही रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग का पूरा फ्रेमवर्क, कंप्लीट फ्रेमवर्क हमारा इसी पे बेस्ड होता है। तो आइए देखते हैं कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या क्या है। Friends, if you are a GIB aspirant, you can visit our video library that is available on our website www.motivationalbanker.com. This video lecture you are seeing is also a part of that video library. कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या क्या हैं। देखिए, हमारा पहला कंसेप्ट क्या है अकाउंटिंग का। पहला कंसेप्ट है हमारा एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिर कॉस्ट कंसेप्ट, ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। फ्रेंड्स, याद रखें, ये हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। जब तक आपको ठीक से थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो आपको पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट समझने होंगे। देखिए, ये कंसेप्ट 2 स्टेजेज में काम करते हैं। पहली है हमारी रिकॉर्डिंग स्टेज। कोई भी जब अकाउंटिंग में कोई भी खर्चा होता है या कोई भी इनकम होती है तो पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा कंसेप्ट है उसको रिपोर्ट करना। जो रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट बनेगा उसमें उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की जाएगी। तो अब देखते हैं एक 1 बाय 1 करके ये कंसेप्ट होते क्या हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट है फ्रेंड्स एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। एंटिटी कंसेप्ट देखिए, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। एंटिटी कंसेप्ट हमको कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। दूसरा, मीन्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर दिस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए पर्सन like other parties, for example creditors, lenders, the owners are a party dealing with the business। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि समझिए मैंने 5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अभी इसको बिजनेस में जो है, जब हम देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये एसेट साइड है हमारी और ये लाइबिलिटी साइड है। तो इसको यहाँ लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। पेएबल है, ये पैसा हमको ओनर को पे करना है, यानी बिजनेस एंटिटी जो है उसको ओनर को पे करना है। यानी कि प्रोप्राइटर या पार्टनर या ओनर, उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को ट्रीट किया जाता है। अगर ओनर से 5 लाख रुपया आपको आया है तो उसको लाइबिलिटी साइड में शो करना होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस सेपरेट एंटिटी है और ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, वट एवर इट इज, वो सेपरेट एंटिटी है। तो ये पहला कंसेप्ट हमारा एंटिटी कंसेप्ट। यानी कि 5 लाख रुपया जो प्रोप्राइटर ने फर्म को दिया है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है और प्रोप्राइटर के लिए एसेट है। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, देखिए बिजनेस पे। प्रॉफिट इज ए लाइबिलिटी। जब भी प्रॉफिट जनरेट होगा बिजनेस में वो हमेशा लाइबिलिटी होगा, क्योंकि उसको ओनर को पे करना होगा। और लॉस कभी भी होगा तो ये ओनर की जिम्मेदारी है, लॉस को ओनर मेकअप करेगा। तो प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी साइड में आएगा और लॉस हमेशा एसेट साइड में आएगा, ठीक है। प्रोमोटर्स फंड इज लाइबिलिटी। प्रोमोटर का, मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में बताया, प्रोमोटर का पैसा हम यहां लेते हैं तो ये हमेशा लाइबिलिटी साइड में आएगा। कहने का मतलब ये है कि एंटिटी कंसेप्ट हमको कहता है बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, इंडिविजुअल सेपरेट एंटिटी है, पहली बात। दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। दूसरा कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे, यानी कि बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी टर्म्स में होते हैं। जैसे सेल्स है, हमने अगर सेल्स कर दी तो उसका पैसा आएगा। वेजेज है, उसका पैसा हमको पे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे भी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे स्टाफ की क्वालिटी क्या है, स्टाफ का डेडिकेशन कैसा है बिजनेस के लिए,
परंतु उसको हम कहीं भी अकाउंटिंग कंसेप्ट में नहीं लेते हैं। हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट मनी मेजरमेंट पे चलता है, जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, वही कंसेप्ट अकाउंटिंग में लिया जाता है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट है वी डू नॉट इंक्लूड एनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट की वैल्यू लेते हैं उसमें इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है। इफ नो कॉस्ट इज इनकर्ड आइटम टू बी रिकॉर्डेड, आइटम नॉट टू बी रिकॉर्डेड, जैसे प्रोपराइटर है, एक प्रोपराइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की हेल्थ खराब है। जब पार्टनर की हेल्थ खराब है तो पार्टनर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी हेल्थ पे, अगर वो बिजनेस से खर्च नहीं किया जा रहा है, वो उसके इंडिविजुअल अकाउंट से खर्च किया जा रहा है, तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पूरी तरह से मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। मनी की टर्म्स में जो पैसा खर्च होगा उसी को हम अकाउंटिंग में लेंगे। ठीक है, तो हमारे दो कंसेप्ट हो गए, एंटिटी कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं हम। तीसरा कंसेप्ट है हमारा अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमको क्या कहता है? इंडिकेट दैट बिजनेस इज फॉर इंडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड एंड विल कंटिन्यू टू रन। यानी कि बिजनेस हमेशा लॉन्ग रन के लिए होता है, ये जल्दी से बाइंड अप नहीं होता है बिजनेस, और ना ही इसको इस इंटेंशन से शुरू किया जाता है कि इसको जल्दी से खत्म कर दिया जाए। ये हमारा कहलाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यानी कि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो बिजनेस है, वो गोइंग स्टेज में रहेगा हमेशा। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसका कंसेप्ट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड नॉट एट मार्केट वैल्यू। जो फिक्स्ड एसेट है, पहले तो उसको रिकॉर्डिंग किया जाएगा, और रिकॉर्डिंग किया जाएगा तो फिर रिपोर्टिंग किया जाएगा। परंतु कहाँ रिपोर्टिंग किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, उसको हमेशा कॉस्ट पे लिया जाएगा। माना एक लैंड 5 लाख रुपए की खरीदी है, तो 5 लाख रुपए की ही उसको कंसीडर किया जाए। डेप्रिसिएशन उसमें से लेस होगा, वो अलग बात है, परंतु इसी एसेट की वैल्यू अगर बढ़ के 50 लाख रुपए हो गई, तो 50 लाख रुपए कभी भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी कॉस्ट वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है। ये इसका इंपैक्ट है। दूसरा इंपैक्ट क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज अर्लियर। देखिए यहाँ कंसेप्ट अलग है। करंट एसेट जो है वो कैश एसेट है, ठीक है ना, तो उसको या तो कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे खरीदा है, या फिर उस रेट पे आज माना मार्केट वैल्यू उसकी कम हो गई, तो दोनों में से जो भी कम होगी उस पर कंसीडर किया जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेफर्ड नेचर के हैं, उनको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें से उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है। तो तीसरा कंसेप्ट हमने समझ लिया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब हम आते हैं फोर्थ कंसेप्ट पे। फोर्थ कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। अब देखिए कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एसेट इज ए बिजनेस, एसेट इन बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन एक्विजिशन प्राइस। जैसा हमने यहां पे बात की थी, समझिए आप एक 10 लाख रुपए का हमने लैंड खरीदा, ठीक है। अभी दो पार्टनर हैं इसमें। ए पार्टनर कहता है इसकी वैल्यू 8 लाख रुपए है, और बी पार्टनर कहता है इसकी वैल्यू 12 लाख रुपीस है, ठीक है। ये ओन इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ कॉस्ट कंसेप्ट लेके चलते हैं। ये थंब रूल है अकाउंटिंग का, हम कॉस्ट कंसेप्ट ही लेके चलेंगे। एक्विजिशन चूंकि हमारा 10 लाख रुपए पे हुआ है, इसलिए यहां पे 10 लाख रुपए की ही कॉस्ट ली जाएगी। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है। अनरियलाइज प्रॉफिट्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। देखिए इस केस में अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया 2 लाख, इस केस में अनरियलाइज लॉस हो गया 2 लाख रुपए। इसको कहीं भी अकाउंट में नहीं लिया जाएगा, हम एक्विजिशन कॉस्ट ही लेके चलेंगे, ठीक है। इफ नो कॉस्ट इज इनकर्ड आइटम नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में देख लिया है, अगर कोई कॉस्ट नहीं लगाई गई है तो उसको बुक्स में नहीं लिया जाएगा। जैसे कोई भी मशीन इंस्टॉल करने में काफी एफर्ट्स लगे, काफी टाइम लगा, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है हमारी बुक्स में। अकाउंटिंग कंसेप्ट में वो सब चीजें नहीं आती हैं। तो ये हमारा चौथा कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज अवर फिफ्थ कंसेप्ट, ड्वेल एस्पेक्ट।